नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी सीरीज में इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझेंगे। यह टॉपिक एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नदी भारत से पाकिस्तान में बहता है, इसलिए यह नदी हमेशा न्यूज में बना रहता है। और ऐसे भी भारत, पाकिस्तान और चीन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण हो ही जाता है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में सिंधु नदी का उद्गम, अपवाह क्षेत्र, मुहाना तथा सहायक नदियों से रिलेटेड लगभग सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे और सिंधु नदी के नाम के इतिहास को भी समझेंगे। आइए हम लोग इस नदी के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। सिंधु नदी का इतिहास हमारे देश में लगभग 5000 साल पुराना है। भारत की सबसे पहली सभ्यता, जो कि सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है, इसी नदी के अपवाह क्षेत्र में फली फूली थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में इस नदी को सिंधु नदी कहा गया है। सिंधु शब्द का अर्थ होता है सागर यानी पानी का बड़ा समूह। प्राचीन भारत के प्रथम वेद यानी ऋग्वेद में सिंधु शब्द का उल्लेख लगभग 176 बार किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नदी प्राचीन काल में कितना इंपॉर्टेंट होगा। सिंधु नदी की वजह से ही भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि ग्रीक वासी और रोमन वासी सिंधु नदी को इंडोस या इंडस कहते थे, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ होता है इंडस नदी का देश। तो वहीं ईरान के लोग इस नदी को हिंदू कहते थे, इस वजह से उन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहा, जिसका अर्थ होता है हिंदुओं का स्थान। ऐसे वर्तमान में हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, परंतु लगभग 1000-1500 साल पहले भारत में केवल हिंदू धर्म ही हुआ करते थे। इस कारण से ईरानवासी ने भारत को हिंदुस्तान कहा। हमने सिंधु नदी से रिलेटेड इतिहास को समझा। अब आइए सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम को समझते हैं। सिंधु नदी, जिसे अंग्रेजी में इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है, यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है तथा भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू नामक हिमनद के पास से हुआ है, जो लगभग 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मतलब कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू नामक हिमनद है, जो कि 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहां से इस नदी का उद्गम हुआ है। तिब्बत में बोखरचू को सिंगी खंबान अथवा शेरमुख कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी में है, तो आंसर क्या होगा? कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी को भगवान शिव का निवास स्थान भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान, जो कि लद्दाख में स्थित है, से इंटर करती है और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगिट के समीप एक महाखंड यानी कि गॉर्ज का निर्माण कर लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यह नदी पाकिस्तान में चिल्लड़ या चिलाफ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। यह जगह वर्तमान में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, से पाकिस्तान में इंटर करती है। मतलब कि ये चिल्लड़ या चिलाफ नामक जगह से पाकिस्तान में इंटर करती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से इंटर करती है और कहाँ से एग्जिट करती है, तो इसका इंटर का स्थान है दमचौक नामक स्थान, जो कि लद्दाख में है, और एग्जिट का स्थान क्या है, तो चिलाड़ या चिलाफ नामक स्थान है, जो कि पीओके में है। ठीक है। पाकिस्तान के अटक में यह नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर धरातल यानी मैदानी क्षेत्र में बहती है तथा कराची के निकट अरब सागर में जाकर मिल जाती है। आइए अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में समझते हैं। सिंधु नदी श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास के रूप में हिमालय से कई सहायक नदियों को प्राप्त करती है। इसमें श्योक और नुब्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्योक नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर के निकट रिमो ग्लेशियर से होता है, जिसे टंग ऑफ सियाचिन भी कहा जाता है। मतलब कि रिमो ग्लेशियर को टंग ऑफ सियाचिन मतलब सियाचिन का जीभ कहा जाता है, और नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सिंधु नदी पाकिस्तान के अटक में पहाड़ियों से निकलकर बहती है, मैदान में बहना स्टार्ट करती है, तो इसके दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें आकर मिलती है। काबुल नदी का उद्गम हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से हुआ है।
सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जैसे खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोवा और फंगर। ये सभी नदियां पाकिस्तान के सुलेमान श्रेणी से निकलती है। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती हुई पाकिस्तान के मिथनकोट के निकट पंचनद यानी 5 नदियों का जल प्राप्त करती है। पंचनद का नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। पंजाब का नाम इन्हीं 5 नदियों के बहने के कारण पड़ा है। पंजाब का अगर संधि विच्छेद करें तो पंज प्लस आब, पंज मतलब 5 और आब मतलब जगह होता है, मतलब कि 5 नदियों का जगह। इसी तरह का एक और शब्दावली है दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जगह। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम सिंधु के महत्वपूर्ण सहायक नदी होने के लिहाज से एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। झेलम का पुराना नाम बितस्ता है, जो कि सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित बेरी नाग झरने से होता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में यह झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। मतलब कि इसका उद्गम कहाँ से होता है तो बेरीनाग झरना से होता है। यह बुलर झील में भी मिलती है जाकर, और इसका यह नदी चेनाब में कहाँ जाके मिलती है तो झांग नामक जगह पे मिल जाती है। तो ये 3 इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब चेनाब नदी को समझते हैं। इसका पुराना नाम अस्किनी है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा 2 धाराओं के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा यानी बाड़ालाचा या बारालाचा दर्रा से होता है, और ये धाराएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी नामक जगह में आपस में मिलती है और फिर चेनाब कहलाती है। चेनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है क्योंकि ये चंद्रा और भागा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी होती है। चेनाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक रियासी नामक जगह है जहां विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, जो कि चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, और यह पुल लगभग 2022-23 तक बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो यह करंट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है और चेनाब नदी के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। आइए अब रावी नदी के बारे में देखते हैं। रावी नदी का पुराना नाम उरुफनी अथवा इरावती है। इसकी उद्गम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रा से होती है। यह नदी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से बहते हुए सराय सिंधु नामक जगह पर चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है और यह चेनाब नदी में कहाँ मिलती है तो सिंधु सराय नामक जगह पे। झेलम और चेनाब जहाँ मिलती है उस जगह को झुंग कहते हैं, और रावी जहाँ चेनाब में मिलती है उस जगह को सराय सिंधु कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका ध्यान में रखिएगा। आइए अब अगली सहायक नदी ब्यास के बारे में देखते हैं। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से होता है। यह नदी कुल्लू और मनाली शहर से बहते हुए धौलाधर श्रेणी को काटती है और काती और लारगी में महाखड़ यानी गॉर्ज का निर्माण करती है, और यह पंजाब के मैदान में हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी से मिल जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुआ, इसका उद्गम रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से होता है तथा यह इस नदी के किनारे कुल्लू और मनाली शहर बसे हुए हैं, और यह सतलुज नदी में जाकर मिलती है। यह नदी जहाँ सतलुज रिवर में मिलती है उस जगह को हरिके कहा जाता है। हरिके नामक जगह पे ही एक बैराज बनाया गया है जिसे हरिके बैराज कहा जाता है। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो कि सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। अब सतलुज नदी के बारे में समझते हैं। सतलुज का पुराना नाम सतुद्री है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से हुआ है, जहाँ इसे लॉन्गचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के पैरेलल बहती है और शिवकिला दर्रे से महाखड़ का निर्माण करते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और पंजाब के मैदान से होते हुए पंजाब के मैदान में जाकर यह चेनाब नदी से मिल जाती है। हमने सिंधु नदी के उद्गम, अपवाद क्षेत्र, सहायक नदियों से रिलेटेड लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा, और हमने सिंधु नदी से रिलेटेड इतिहास को भी समझने का कोशिश किया है। आइए अब सिंधु नदी जल समझौता के बारे में समझते हैं।
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ, जिसमें सिंधु नदी तथा 5 सहायक नदियों को 2 हिस्से पूर्वी और पश्चिमी में बांट दिया गया। पूर्वी हिस्से की नदी सतलुज, रावी और ब्यास पर भारत का पूर्ण अधिकार हुआ तथा पश्चिमी हिस्से की नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी पर भारत का मात्र 20% का अधिकार हुआ। मतलब कि वह इन नदियों के पानी का 20% यूज कर सकता है या उसे रोक सकता है। हमने इस वीडियो में सिंधु नदी से रिलेटेड इतिहास, इसके उद्गम, अपवाह क्षेत्र, सहायक नदियों के बारे में तथा भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता को अच्छे से समझने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।